हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं जो आपको मजबूत बनाएंगे। आपको जैसे आपके शरीर को जैसे हड्डियां मजबूत करती है, वैसे ही किसी स्टूडेंट के ज्ञान को चार बेसिक से सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत करते हैं। और इस ल्यूसेंट के माध्यम से हम अपने उस बोन मेरो वाले या बोन वाले पार्ट को मजबूत कर रहे हैं। यह सीरीज का 20वां लेक्चर है जिसमें हम क्रमबद्ध रूप से इतिहास को पढ़ रहे हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक को सुरेश पटेल सर को याद करते हुए अपने लेक्चर पे आते हैं। आज हम इस वीडियो में लूसेंट की किताब का जो पॉइंट नंबर 30 है, दिल्ली सल्तनत, उस पर बात करने वाले। बहुत बड़ा सा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मध्यकाल की हिस्ट्री की जड़ है, उसी का सब कुछ बेस है। ये इस लेक्चर को समझ लिया तो आधी बातें तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि भाई भारत में दो प्रकार के आक्रमण, ये भारत देश बना लेते हैं हम नक्शे के रूप में ताकि समझने में आसान हो। और यहाँ पर दो प्रकार के आक्रमणकारी जो हैं वो आते हैं, एक अरबी आक्रमणकारी होते हैं और फिर तुर्की आक्रमणकारी होते हैं। तो ये अरबियों में पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है और तुर्की में गोरी और गजनी आते हैं। ये दोनों आक्रमण या दोनों वैरायटी के जो आक्रमणकारी होते हैं, ये दोनों ही मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक होते हैं और इनके आक्रमण करने का उद्देश्य प्रमुख रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। क्या था इनका प्रमुख उद्देश्य? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो अब क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रचार करना है और जहां धर्म मामला आ जाता है वहां आम जनता भी उस शासक के साथ जुड़ जाती है, इसीलिए इनके जो साथी थे, इनके जो सहायक थे, वो धर्म के आधार पर कट्टरता को बनाते हुए इस देश में आए और फिर उन्होंने धीरे धीरे भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। ये जो क्षेत्र जिस पे मैं डोटेट कर रहा हूं, ये क्षेत्र पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था जो बाद में पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान बनने का बेसिक कारण वहां की मुस्लिम आबादी थी और मुस्लिम आबादी की शुरुआत ही इस दरवाजे से होती है भारत के, इसलिए यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे। आगे इसी के साथ में धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करते अपने साम्राज्य को बढ़ाया और फिर संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। हमने अंतिम क्लास में ये देख लिया था कि मोहम्मद गोरी जो था वो भारत में धर्म प्रचार या लूटपाट के उद्देश्य से आया, धन लूट लिया और फिर चला गया। लेकिन वो इस क्षेत्र का जो मालिकाना हक है या शासन करने का हक है वो अपने एक गुलाम को दे गया जो उसके एक विश्वास पात्र गुलाम था, और वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन। और यहीं से शुरुआत होती है भारत में दिल्ली सल्तनत की। शुरुआत में तो ये जो राजा रहे ये सऊदी अरब या तुर्की में बैठे इनके आकाओं को टैक्स भी दिया करते थे। हर साल ये इनको नजराने के रूप में, टैक्स के रूप में चीजें दिया करते थे, वस्तुएं, पैसा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ जो दुष्ट प्रवृत्ति के इन्हीं के जो अगले वंशज आए, उन्होंने अपने आका तुर्की और अरबियों को मानना अस्वीकार किया और वे खुद को अपने आप में एक सुल्तान या अपने आप में एक राजा मानकर के शासन करने लगे। और यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है वह अपने आप में शुरू होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कोडिंग के माध्यम से कंटेंट को याद करना है। चलिए वो पार्ट जो याद करना है उस पर आ जाते हैं। हमें पहला पॉइंट तो ये याद करना है कि दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 में शुरू होती है वो कब जाके खत्म होती है? 1526 में खत्म होती है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। केवल 0 को 5 को 10, 10 को 5 कर दिया गया, इसलिए ऊपर 0 है, नीचे 5 है। इतना सा डिफरेंस है। तो ये याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा कि 1206 से 1526 तक, जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध ना हो जाता है तब तक दिल्ली सल्तनत चलती रहती है। फिर यहां से मुगल सल्तनत की शुरुआत होगी। अब इसमें बीच में 5 वंश आते हैं। पहला वंश आता है गुलाम वंश,
दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। हमें इनका क्रम भी याद होना चाहिए, हमें तो हर कुछ याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो मैं इसे याद करा देता हूं, छोटा सा कोड बना लेते हैं। इसे हम लिख देते हैं गुल, इसे हम बोलते हैं खिला, गुल खिला तू। किसको बोल रहे हैं गुल खिला तू? साले को। किसको बोल रहे हैं? गुल खिला तू साले। ये एक शब्द हमने बना लिया। गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिला से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, स से हो जाएगा सैयद वंश, ल से हो जाएगा लोधी वंश। ऐसे आपसे क्रमबद्ध रूप से एकदम एक के बाद एक तरीके से पांचों वंश पूरी तरह याद होने चाहिए, वर्ड टू वर्ड रटा हुआ होना चाहिए। अगर किसी को यह भी कोड याद ना हो रहा हो तो उसके लिए भी इलाज है कि भाई मैं एक वल्गर सा कोड आपके सामने रख लेता हूं। जैसे हम किसी को गाली देते हैं तो यहां हम लिख देते हैं, ये पढ़ आप ही लेना है ना, ये मैं लिख देता हूं, ये खा ले तू। इसको बोल रहे हैं जिसको हम गाली देते हैं उसे हम साला कहते हैं ना। तो ये भी कोड बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इतना वल्गर कोड बनाने के मूड में हूं नहीं अभी, क्योंकि बहुत सारी वल्गरिटी लाएंगे तो फिर अपना उद्देश्य भटकेगा। आप मूल रूप से ये याद करें, गुल खिला तू सा ले से लोधी वंश हो जाएगा, स से सैयद वंश हो जाएगा, याद रख लेना, तू से तुगलक वंश हो जाएगा, खिल से खिलजी वंश हो जाएगा और गुल से गुलाम वंश हो जाएगा। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ये कब से कब तक रहे ये भी याद रख लो। गुलाम वंश जो है वो 1206 से 1290 तक शासन करता है। कब से? 90 साल की उम्र हुआ करती थी तो पहला राजा आया 90 साल तक, फिर उसका बच्चा आया तो वो 20 ही साल का था तो 90 से 20 तक, फिर छोटे छोटे दो बच्चे हैं 13-14 साल के तो 13-14 या 14-13 तक, फिर आगे बढ़ो 1451 और 1526। तो ये पॉइंट्स बड़े आसान हैं, आप लिख करके इसको अगर याद करेंगे तो व्यवस्थित रूप से ढंग से याद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें गुलाम, खिलजी, लोधी, सैयद सारे राजा में कौन कौन सुल्तान बनता है और वो क्या क्या करता है इस बात पर फोकस करना है। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने आपके बैकग्राउंड को तैयार किया कि भाई ये जो भारत नाम का देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जा रहा है, इसके पर लूटने के लिए अब कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे हैं यहाँ से, और वो अरबी और तुर्की होंगे और वो धीरे धीरे यहाँ कब्जा जमा कर बैठ जाएंगे। आए तो धन लूटने या धर्म परिवर्तन कराने थे, लेकिन फिर उद्देश्य दूसरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ धन अपार संपदाएं हैं, संस्कृति, संपदा और जलवायु सब कुछ अच्छा है, इसलिए यहीं बस जाएंगे और फिर ये वो इस देश का एक हिस्सा बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम मूल रूप से समझे कि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश आता है उसमें 11 शासक हुए। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं है, 5-7 वीडियो में तो पूरी कहानी मध्यकाल की खत्म हो जाएगी, इसलिए सब रट लेते हैं। तो चलो रट लेते हैं। तो मैंने अपने खुद के याद करने के लिए कोड बनाया था। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था ना, तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को याद कराने के लिए कोड बना दिया था। कैसा? एक कुतु इल्तु, ये एक व्यक्ति का नाम है। कुतु इल्तु बोला, रुक रजिया, रुक रजिया, इसको लड़का देखने आ रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि रुक रजिया, ये जो आया है ये तो बहरा है। बहरा जो है वो अली है। कौन है? बहरा अली। और नसरू जो है वो बलवान है। अब तुझे चुनना है कि किससे शादी करेगी। कितनी अच्छी सी एक कोड है, सिंपल सा लॉजिक है भैया। कुतु इल्तु मतलब कुत्ता कमीना, इल्तु बोला, रुक रजिया, बहरा अली, नसरू बलवान। बस इतना सा कोड याद रखो। क्रम से आपको गुलाम वंश के सारे राजा याद हो जाएंगे। मैं सारी सल्तनत के ये जो 5 सल्तनत हमने देखनी है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, सबके राजा व्यवस्थित रूप से याद करा दूंगा क्रम से। आप निश्चिंत होकर के केवल इस कोड को अपने दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करें कि रजिया को 2 लड़के देखने आ रहे हैं, एक अंधा है और एक जो है वो बलवान है और एक बहरा है। तो कैसे याद किया? कुतु है वो इनको बोल रहा है, कुतु इल्तु बोला, रुक रजिया, रुक रजिया, बहरा अली, बहरा कौन है?
अली है। और नसरू कैसा है, बलवान है। कैसे याद होगा अगले राजा, तो कुतु से कुतुबुद्दीन हो जाएगा। या हलकट को याद नहीं करते, आराम ही कर रहे हैं तो आराम आप छोड़ दो इसको। इल्तुतमिश दूसरा वाला राजा आया। बोला तो देखो रुकनुद्दीन फिरोज, मतलब रुक पे आ जाओ, ये बोला हटा देना। रुक से रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया से रजिया सुल्तान, फिर अगले वाले पे बहरा है तो बहराम शाह, फिर बहरा अली है तो अलाउद्दीन मशहूद शाह, नसरू नसरुद्दीन, और बलबन मतलब बलबन। और इसका बेटा केकूकाबाद और उसका बेटा कैमूर, ये हम याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आखिरी में के करके करके मर गए है ना, तो केकूकाबाद और कैमूर ये दो और राजा आते हैं, लेकिन याद करना नहीं है क्योंकि वो एक साल भी शासन नहीं कर पाए, 20 दिन भी शासन नहीं कर पाए। तो आपको ये पहले तो गुलाम वंश के सारे राजा याद कर लेने हैं अपने दिमाग में, एक के बाद एक राजा भी फिट हो, सब कुछ रट लेना है, छोड़ना ही नहीं है। हम क्यों छोड़े, हम क्यों सोचे कि क्या नहीं पूछा जाएगा, हम तो सब याद कर लो क्योंकि बड़ा आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं कि वो क्या करने वाला है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाएगा। किसका निर्माण कराएगा, कुतुब मीनार की नींव रखेगा। तो ये भाई पहला पॉइंट, कुतुबुद्दीन से कुतुब मीनार याद रख लेना, तो दोनों में कुतु कुतु है, तो कुतुब मीनार की नींव रखेगा। और साथ में एक दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय को तोड़कर ये भैया बना देंगे। मतलब इनके पिताजी की संपत्ति है इसलिए सब कुछ अब तोड़ करके बनाने वाले हैं। तो एक बहुत शांति से इस बात को समझो, ये दो फैक्ट रटने नहीं है। इसका नाम है कुतुबुद्दीन। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार से शुरू करेंगे, कुतुब मीनार बनाएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाएगा और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाएगा। 3 चीजें ये व्यक्ति बनाता है। गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में, और अपना खुद का राज्याभिषेक की राजा बनने वाला राज्याभिषेक ये कब करेगा, तो 1206। तो आपको याद है, मैं तारीख भी याद करा देता हूं कैसे, बड़ा सिंपल है। इस 6 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। देखो 2 और 4 कितना होता है, ये 6 होता है। कितना होता है, 6। तो 24 जून 1206 कितना सरल है, याद हो जाएगा। 12, देखो ये तारीख को बर्डन लेकर के याद मत करना, ऐसे मत सोचो कि बाप रे ऐसे याद होता है, क्या होता है। 2 और 4 मिलकर 6 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं तो येलो 6 लिख देते हैं। और ये साल सबको पता है कि 1206 चल रहा है, तो इस 6 की ही तो महिमा है कि इसने सब याद करा दिया। तो आपको इसका मूल जो है वो भी याद हो गया। अब इसकी राजधानी क्या थी, तो देखो हमने देखा कि ये जो भारत देश है उस पर ये आक्रमणकारी जो है वो ये यहां से आक्रमण कर रहे हैं, यहां से। तो सबसे पहले वो यहां पर एक बहुत अच्छा शहर है लाहौर, उसको अपनी राजधानी बनाएंगे। जब इसके बाद इल्तुतमिश आएगा तो वो अपनी राजधानी वहां से यहां शिफ्ट कर देगा, जो कि दिल्ली या दिल्ली है। आगे बात समझ में आ गई होगी। अभी गुलाम वंश में केवल 2 ही राजधानी याद करनी है। पहली राजधानी लाहौर बनाई जाती है इन लोगों द्वारा, और फिर इल्तुतमिश आकर उसे चेंज करेगा। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया लाख बख्श, क्योंकि इसके साथ जो लोग आए थे आक्रमण करने यहां पर, उनको बहुत दान कर रहा है ये, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय जनता को लाखों का दान कर रहा है, भारतीय जनता से तो लूटा जा रहा है, और जो इसके साथी हैं उनको लाखों का दान कर रहा है, इसलिए लाख बख्श कहा जा रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि इसके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि भैया जब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक इनके बेसिक चीजों को समाप्त नहीं करेंगे, हम अपने धर्म का या अपने इस्लाम के सिद्धांतों का यहाँ प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके करने का काम जो है वो इसका सहायक करेगा। तो सहायक का भी नाम याद रख लेना, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है, बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में चौगान खेलते समय हो जाएगी। याद रखना है, चौगान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। चौगान खेलते समय किसकी मौत हो जाती है, घोड़े से गिरकर। तो घोड़े पे बैठकर ऐसे डंडे से गेंद को मारने वाला एक गेम है चौगान, जिसको खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसको लाहौर जो कि इसकी राजधानी है, क्योंकि जनरली ऐसा पहले होता था
कि जो राजधानी है वहीं तो राजा रहता है, तो वहीं पर उसको दफनाया जाएगा। इसके रटने की कोई बात नहीं है। दिमाग में केवल खोल करके चीजों को समझोगे ना तो रटने का काम करना ही नहीं पड़ेगा। अब एक काम करो, शांति से इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही शांति से इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार अच्छे से रीड करो। इसको शांति से जब रीड करोगे कि इसकी राजधानी लाहौर क्यों है, इसको लाहौर में क्यों दफनाया गया है, ये बातें रटने की नहीं है, ये केवल समझने की है कि भैया भारत में घुसे यहां से हैं और यहाँ पहला एंट्री पॉइंट है, अच्छा शहर यही है, इसलिए लाहौर राजधानी होगा। अब अगला राजा आकर के उसे चेंज कर तो दे रहा है, तो यहां से वो दिल्ली कर देगा, वो भी रटने की बात नहीं है। फिर क्योंकि राजधानी में रहता है इसलिए राजधानी में दफनाया जाएगा। सिंपल सी बहुत सामान्य सी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बेटे आराम शाह पे आते हैं। तो ये तो आराम ही करते रहता है, कुछ काम करेगा ही नहीं। आराम शाह क्या करता है भैया? तो ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने तक शासन किया। और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश नाम का जो गुलाम है इसने 1211 में दिल्ली पर कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब यहाँ गद्दी दिल्ली की क्यों कही जा रही है? क्योंकि यही दिल्ली को राजधानी बनाएगा, याद रखना। तो इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति आता है जो कि गुलाम होता है। ऐबक का गुलाम भी था और साथ में दामाद भी था, जीजाजी भी है। ऐबक की मृत्यु के बाद वहां बदायूं के समय वहां बदायूं का गवर्नर था। बदायूं क्या है भैया? तो एक बार ध्यान से सुन लो। ये हमारा उस समय का प्यारा भारत था और यह पाकिस्तान भी भारत में था। तो यहाँ पर एक क्षेत्र हुआ करता था बदायूं, जिसका गवर्नर था कौन? गवर्नर माने छोटा राजा। तो छोटा राजा कौन था? ये इल्तुतमिश, जो कि उस समय अच्छी पावर में था। ये क्या करेगा? 5 काम इसके याद कर लो। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन के बचे हुए काम को करेगा, अर्थात कुतुब मीनार का निर्माण कराएगा। कुतुब मीनार क्या है? एक मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़नी है। तो कुल मिलाकर पहले कुतुबुद्दीन जो है, सॉरी इल्तुतमिश जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराएगा। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाएगा, क्योंकि इसको अपना नाम फेमस करवाना है ना, अपना नाम भी तो पहुंचे लोगों तक। लोगों तक अपना नाम कैसे पहुंचेगा? जब वो सिक्कों पर अपना नाम लिखवाएगा टकसाल में। तो पहले सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, क्योंकि ये लोग अरबी है ना, अरबी तुर्की है, तो अरबी जो है वो चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये सिक्के अब भारत में चालू कर देगा। अब पूरे राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटेगा, जिसे हम इक्ता प्रणाली कहते हैं। इक्ता माने होता है राज्य। जैसे संघात्मक व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, एक संघ होता है, छोटा राज्य होता है, तो उसी जैसा एक संघ तो साम्राज्य हो जाएगा और छोटे को इक्ता कहेंगे। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत कर देंगे भैया। देखो कैसे याद करोगे इक्ता? नाम याद रखो, इल्तु से इक्ता, ये इक्ता में इक्ता ऐसा कर दो, इक्ता इक्ता इल्तु दोनों एक जैसी ट्यून है। तो इल्तुतमिश ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत करेगा। 40 गुलाम अमीर सरदारों का संगठन बनाएगा, जिसको हम कहेंगे तुर्गाने चहलगामी। बहुत कोई खास चीज नहीं है, 40 लोग बना दिए, जैसे अली बाबा के 40 चोर हो, जो इसको चोरी करने में, शासन को संभालने में, साम्राज्य को फैलाने में सहायता करेंगे। तो ऐसे अली बाबा के 40 चोर ये तुर्काने चहलगामी बन जाती है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करेगा। फालतू की बात है, याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ऐसा कोई काम नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। बहुत बेसिक से काम कर रहा है भैया, कि जो इससे पुराना वाला आया उसको पूरा कर लिया पहला काम। तो शासन करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा, तो इल्तु से इक्ता बन गया। शासन में जब छोटे छोटे हिस्से बांट दिए तो 40 लोग चाहिए ना शासन करने के लिए। वो 40 लोग कौन है? वो 40 लोग तुर्काने चहलगामी के 40 चोर हैं। ये भी पॉइंट याद रख लो। और साथ में अपना नाम फेमस कराने के लिए अरबी के सिक्के चला देगा, तांबे का चांदी का टका और तांबे का जीतल। अब क्या होगा? अब होगा दिल्ली के बारे में, क्योंकि अब हम दिल्ली के बारे में एक पॉइंट समझ लो, क्योंकि अब दिल्ली ही महत्वपूर्ण है ना। अब दिल्ली सल्तनत कहलाने लगा है। तो दिल्ली का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है? दिल्ली का सर्वप्रथम उल्लेख जो है महाभारत में मिला है, और वहां लिखा हुआ है साफ साफ कि पांडवों ने एक नगर बसाया जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। तो ये इंद्रप्रस्थ की शुरुआत जो है वो हुई, और इंद्रप्रस्थ बाद में दिल्ली नगर बन गया। दिल्ली नगर जो है वो 11वीं शताब्दी में जिसका नाम दिल्ली पड़ा, वो दिल्ली तोमर वंश के राजपूत शासकों ने पहली बार बनाई थी, या दिल्ली को दिल्ली का रूप देने का काम जो है वो राजपूत शासक तोमरों ने किया। 1911 में जब ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कोलकाता हुई थी, तो रानी भारत आई थी। उसी समय
कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई और फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निर्माण होता है। ऐसे 3 स्टेप में हमें इस पॉइंट को याद रख लेना है। बहुत बेसिक सी या बहुत सामान्य सी समझ थी ये। आगे बढ़ते हैं। अब जो इल्तुतमिश है उसने और क्या काम कर लिए हैं, तो बहुत छोटी छोटी सी 2-3 बातें और याद कर लो। मैं इल्तुतमिश के पुराने काम याद करा देता हूँ। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया है। शासन करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में इक्ताओं में बांट दिया है। 40 लोग चाहिए क्योंकि इक्ता बहुत सारे हैं, तो इक्ता पर शासन करने के लिए 40 अमीर बना दिए, 40 चोर बना दिए और साथ में अपना प्रचार करने के लिए अरबी के सिक्के चला दिए। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहां ले आया भैया? दिल्ली ले आया। ये पॉइंट हमने पहले ही रट लिया कि देखो भैया, शुरुआत में ये लोग आए यहां से थे, तो रटने के लिए या समझने के लिए पॉइंट याद रखो कि ये यहां राजधानी बनाया और जब फिर इधर कब्जा हो गया तो यहां राजधानी बना दिया। होजे सुल्तानी का निर्माण अर्थात दिल्ली कुहाना के निकट करवाया, तो होजे सुल्तानी का निर्माण करवाया था, इसने काम की चीज नहीं है। यह पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिकता का प्रमाण लिया। क्या फर्क पड़ता है, किसी और देश पे कब्जा करने के लिए कोई खलीफा क्यों नहीं देगा, उनको थोड़ा सा गिफ्ट कर दो। और इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 में हो जाती है। बहुत सामान्य सी बातें हमने पढ़ी कि 1206 से कहानी शुरू हुई और 1236 तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका बेटा आएगा रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो अयोग्य शासक है, उसमें योग्यता ही नहीं है राजा बनने की। अल्पकालीन शासन उसकी माँ जो है माँ शाह तुर्कान उस समय छाई रहती है शासन में, और असली में 8-10 महीने का जो इसका शासन होता है उसे शाह तुर्कान जो है वो शासन करती है, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं। तो फिर जब इसके अमीर जो इसने बनाए थे 40 अमीर, वो शासन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, वो कहेंगे कि जब महिला का ही शासन बनाना है तो हम अपनी पसंद की महिला को बनाएं, और वो पसंद की महिला होती है रजिया सुल्तान। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है उसके शासन के बाद, क्योंकि उसके शासन में उसकी माँ जिसका नाम है शाह तुर्कान, क्या नाम है? शाह तुर्कान, इसका बहुत हस्तक्षेप होता है, जिससे लोग घबरा करके एक नई महिला शासिका को लाते हैं, और वो महिला शासिका भारत की पहली महिला शासिका बनेगी, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक रहेगी। ये रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है। आज तक कभी कोई मुस्लिम महिला शासिका बनी नहीं है। ये क्या उल्टा काम करना शुरू करती है जो लोगों को पसंद नहीं आता है। ये ऊपर तो टोपी पहन लेती है क्योंकि बाल है, और नीचे कोट पहन करके, या जिसे हम ये कह दे, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके चोगा अर्थात काबा और कुल्ला मतलब टोपी पहन करके दरबार में आना शुरू कर दिया, जिससे दरबारियों को अच्छा नहीं लगने लगा कि यार ये कोई महिला हमारे जैसे कपड़े पहन के कैसे आ सकती है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर अर्थात घोड़ों का सरदार ये नियुक्त कर दिया, क्योंकि आपस में उनकी बारे में प्रेम कथा का भी वर्णन मिलता है। इन सब बातों पर हमें नहीं जाना, ये याद रख लेना, नाम याद रखना याकूत। क्या नाम याद रखो कि याकूत को अमीर आखुर बना देती है। ये याकूत को क्या बना देती है? अमीर आखुर। और इन 2-3 कामों से जनता नाराज हो जाएगी, अमीर नाराज हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा? रजिया की शादी जो है अल्तुनिया से होती है। ये बाद में होती है क्योंकि इससे पहले ये पद से हटाई जा चुकी होती है। और अंततः रजिया की जो मौत है वो डाकुओं द्वारा केथल के पास, केथल नाम की जगह पर कर दी जाती है। ये 2-3-4 फैक्ट आपको रजिया के बारे में याद करना है। कोई बहुत विशेष काम रजिया ने नहीं किया। इसके बीच में जब ये शासन पर सत्तारूढ़ होती है तो उस समय लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगती है। ये भी पॉइंट याद रख लेना। वैसे कोई विशेष काम का है नहीं, लेकिन बेसिक हमारी समझ में ये हो। बहुत सारे स्टोरी में नहीं घुसेड़ना है, सब कुछ मत याद करना है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसका अगला शासक जो है वो बहराम शाह आता है, क्योंकि जब अमीर रजिया को पद से हटाएंगे तो किसी को तो बिठाएंगे, तो वो भी राजवंश का ही होना चाहिए। तो वो बहराम शाह को लाएंगे, और बहराम शाह भी अयोग्य शासक होगा। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर इसके विरुद्ध हो जाते हैं, और तुर्की अमीर रजिया को बंदी बनाकर उसके भाई बहराम शाह को शासक बना देते हैं। बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी भी मौत कर दी जाती है 2 साल बाद, क्योंकि अब वो भी इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये अयोग्य राजा है। इस पूरे वंश में आपको केवल
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ये चार ही याद करने हैं, लेकिन फिर भी इनको बता देता हूं। बलबन ने षड्यंत्र करके इस व्यक्ति को भी पद से हटा दिया। अब उसका जो दामाद है नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये राजा बनाया जाता है बलबन के द्वारा, और बैक ऑफ द ऑफिस या ऑफिस के पीछे से बलबन ही शासन करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सरदारों में बलबन बन चुका है। ये पॉइंट याद रखना। बलबन जो है वो उसके समय एक राजा बना, या उसका जमाई जो है वो राजा बना, जिसका नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद गरीब आदमी है, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता है, कोई लेना देना है नहीं इसको शासन से। बलबन इसके पीछे से पूरा शासन संभाल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बलबन को खुद को राजा बनाना है, तो अब बलबन राजा बनेगा। वो भी गुलाम था, ये इल्तुतमिश के जमाने का गुलाम है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। बलबन बहुत महत्वपूर्ण राजा है, क्योंकि इसके समय की आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके समय का। पहला फैक्ट हमने याद रखा कि बलबन का मूल नाम जो है वो बलबन नहीं था, बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन, ये याद रख लेना। तुर्कान चहलगामी, जो कि 40 अमीरों का संगठन था, 40 चोरों का संगठन था, उसको बलबन समाप्त कर देता है। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करता है, और रक्षा के लिए ये कौन सी नीति अपनाएगा? लोह एवं रक्त की नीति की। अगर मेरी बात नहीं मानी तो सीधे काट ही दूंगा मैं, मतलब काटने फाटने मारने का काम करेगा। सीरी नामक नया नगर बसाएगा। क्या बसाएगा? ये सीरी नामक नया नगर बसाएगा। सीरी का किला आगे एक अलाउद्दीन नाम का राजा आएगा, वो करेगा, लेकिन सीरी नामक नगर की स्थापना बलबन करता है। राज दरबार में सिजदा और पेबोस, सिजदा और पेबोस समझते हो, राजा को बहुत ज्यादा सम्मान देने, अर्थात सिर झुकाकर और जमीन पर लेट करके प्रणाम करने या नमस्ते करने की एक परंपरा है, जो कि नौरोज या पारसियों से ली गई है। तो नौरोज त्योहार भी ये उन्हीं को देखकर चालू करेगा। उल्गू खां की उपाधि धारण करेगा। कौन से खां की? उल्गू खां की। और बलबार के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन नाम के 2 व्यक्ति रहेंगे। एक पॉइंट याद रख लो, ये लाल महल का निर्माण भी कराएगा, लाल महल का निर्माण भी करवाता है। तो क्योंकि बलबन जो है बहुत बल के साथ बैठा हुआ है ना, तो बल जिसमें होता है वो लाल दिखाई देता है। लाल जमाने की क्षत्रिय, और क्षत्रिय में बल होता है, तो इसको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। बलबन अपने पद पे आया, बलबन ने बहुत सारे काम किए। बलबन के काम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अपने दिमाग में रखना। पहले कोई भी राजा आता है तो पुराने वालों के काम खत्म करता है, तो इसने सबसे पहला काम किया 40 अमीरों के संगठन तुर्कान चहलगामी को समाप्त करना, और समाप्त करने के लिए लोह और रक्त की नीति अपनाएगा। अब बोलेगा कि यहाँ जो भी आएगा उसको सिजदा और पेबोस करना होगा और नौरोज त्योहार मनाना होगा। 4-5 काम एक लाइन से याद हो गए। फिर लाल महल का निर्माण करा देगा, उल्गू खान की उपाधि धारण कर लेगा। बहुत सारे काम ये अच्छे अच्छे भी करता है। आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में एक अंतिम राजा जो है वो केकुकाबाद आता है। केकुकाबाद का बेटा भी केमूर्स होता है, लेकिन ये दोनों शासन ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इनको सुल्तान के रूप में याद नहीं करें। केवल ये प्रश्न आए कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो फिर वहां आंसर हमें करना है केकुकाबाद या केमूर्स। कुछ जो इतिहासकार है वो केकुकाबाद को भी इसका अंतिम शासक मानते हैं, कुछ केमूर्स को इसका अंतिम शासक मानते हैं। हम दोनों ही रट लो, क से केकुकाबाद और क से केमूर्स याद होता है, तो बड़े आसान है। हमने आज क्या किया? हमने आज दिल्ली कैसे शासन में कब्जे में आती है मुस्लिम शासकों के, उस पर बात की, और उसके बाद दिल्ली कैसे राजधानी बन गया, पहले गुलाम वंश कैसे आया, कौन कौन से वंश आए वो याद किया, गुलाम वंश की स्टोरी शुरू की, कोड बनाकर इसके सारे सुल्तानों के नाम याद किए, और उन सुल्तानों के क्या क्या काम है वो याद किए। अगर मैं एक ही पेज पर इन शॉर्ट इन सबको एक साथ लिख लूं, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो मुझे याद ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम चीजों को छोटा करें, और छोटा करने के बाद हम उन्हें याद करें। इसीलिए तो शॉर्ट नोट्स बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, किसी और ने शुरू नहीं किया, स्टूडेंट नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाती है। इसलिए शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने चाहिए, किसी के खरीदने से कुछ नहीं होता भैया, खरीदने से शॉर्ट नोट्स याद नहीं होते हैं। जब आप खुद लिखोगे तो बहुत मेहनत होगी, और मेहनत होगी तो दिमाग बोलेगा कि ये महत्वपूर्ण चीज है इसलिए याद कर ली जाए।
सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस लेक्चर सीरीज को अटेंड करने के लिए। विशेष रूप से सभी को विशेष निवेदन है कि भाई खुद का नोट्स खुद बनाया करो, खरीदने बेचने पर काम मत करो। आप सब लोगों को विशेष रूप से ये भी आग्रह है कि भाई कमेंट करके बताया करें कि आपको समझ आया कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।